नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आज आपसे बढ़ती हुई उम्र और उसमें घटती संवेदनाओं की बात करने जा रहा हूं। दरअसल हमारे देश में जो है बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। हमारे जो संयुक्त परिवार थे वो तेजी से टूट रहे हैं और बच्चे जो हैं वो एक बच्चा होता है वो माता पिता के पास रहता है या बाहर चला जाता है और जो बुजुर्ग हैं वो घर में रह जाते हैं। पहले ये होता था कि लोग गरीबी के कारण जो कमाने खाने जाते थे जवान लोग, तो वो निकल जाते थे और बुजुर्ग घर में रहते थे। या अलग जगह देखें, पंजाब और कई राज्यों में जहां से लोग विदेश गए हैं तो वहां पर भी बुजुर्गों को रहना पड़ता था एक चौकीदार की भूमिका में। पर अब चूंकि समाज में बुजुर्गों की संख्या, जो हमारी औसत आयु बढ़ी है तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। पर बुजुर्गों को लेकर जिस तरह का एक सोच है उसको लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये समय जो है यूज एंड थ्रो का समय है, या उपयोगिता और फिटनेस का समय है, या गिव एंड टेक का समय है, या संयुक्त परिवारों के तेजी से एकल परिवार में तब्दील होने का समय भी है। यह समय समाज, परिवार और घरों में बुजुर्गों के एकाकी होने का समय भी है। यह बुजुर्गों के मार्गदर्शक मंडल में उनको बिठा के अलग थलग करने का भी समय है। यह एक क्रूर समय है जिसमें रिश्ते, नाते, मानवीय संवेदनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपयोगिता, उसका पद, उसका पावर, पैसा है। यह समय हताशा में बैठे हुए व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाने का नहीं, उसे इग्नोर करके तेजी से अनदेखी करके निकल जाने का समय। ऐसे विडंबनापूर्ण समय में यदि हम ये देखते हैं कि देश में बुजुर्गों की संख्या अगर तेजी से बढ़ रही है और उनका अकेलापन वो कैसे काटें, ये उनके सामने एक गंभीर समस्या है, तो इस पे बात करना जरूरी है। यही वजह है कि अब बाकी दुनिया की तरह हमारे देश में भी सनातनी हो चाहे गैर सनातनी हो, सब मिलकर पितृ पक्ष के जो अलावा भी अपने बुजुर्गों के बारे में अब सोचने के लिए विवश हो रहे हैं। जो लोग डॉलर, पाउंड, रूबल, दिनार ये कमाने विदेश गए हैं, उनको बच्चों की देखभाल के लिए माता पिता, नाना नानी की जरूरत है। इसकी वजह बुजुर्गों के प्रति उनका सम्मान या वो नहीं है। वहां बच्चों की देखभाल के लिए जो केयर है या नैनी की व्यवस्था है वो बहुत महंगी है। लोग रिश्तों को महंगी व्यवस्था से बचाने और काम आसानी से करने के लिए बुजुर्गों की देखभाल के नाम पर अपने साथ बुलाकर रखते हैं। ये सब लोग ऐसा नहीं करते, पर अधिकांश ये कर रहे हैं। उन्हें यह सौदा सस्ता दिखता है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में एकल परिवारों की जो हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह प्रवृत्ति पहले से ही ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की संख्या 10 करोड़ 38 लाख थी, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब 8.6% इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और 2001 के 7.4% जब ये बढ़ी थी, अब अनुमान है कि 20,050 तक या 20% इसकी वृद्धि हो सकती है। दक्षिणी राज्यों में प्रजनन की जो दरें हैं उनमें कमी के कारण वृद्धा अवस्था में जो है निर्भरता बढ़ रही है। 1961 में 10.9 जो थी वो संख्या थी, और 2011 में यदि हम बात करें तो 14.2% जो है ये संख्या हो गई है बढ़ के आबादी की। और 2029 में जैसा उम्मीद की जा रही कि 20.1 पूरी आबादी का जो है वो अनुमान बुजुर्ग होंगे। एकल परिवार के बढ़ते बुजुर्ग जो हैं वो अक्सर भावनात्मक और सामाजिक अलगाव का सामना करते हैं। हेल्थ एज इंडिया के सर्वे के अनुसार 60% बुजुर्गों को लगता है कि उनके साथ समाज में दुर्व्यवहार होता है, जिसमें 50% मामलों में बेटे और 25% मामले में बहू जिम्मेदार होती है। अगर ये हम देखें कि जो हमारा समाज बुजुर्गियत की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो माता पिता के साथ जो लोग रहते हैं वो अब और मिल बैठकर जो बातचीत करते थे, साथ खाना खाते थे, बहुत सारी दिक्कतों को बतियाते थे, उनके पीड़ा दुख तकलीफ को जरूरत थी, अब वो संख्या कम हो रही है। तो हमारे देश में वृद्धा आश्रम जो है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हम ये देख रहे हैं कि अब तो इस तरह की सिटी भी कल्पना की जाने लगी है, वो चाहे केरल हो चाहे बाकी राज्यों में, कि जो बुजुर्ग लोगों को बसाने के लिए एक सिटी की व्यवस्था हो रही है। यदि हम बुजुर्गों की बढ़ी हुई आबादी को देखते हैं तो पेंशन सुरक्षा जाल से वो बाहर है, क्योंकि उनको वो नौकरी में है नहीं, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती। तो ये बुजुर्ग आम नागरिक जो हैं
और उनमें जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी में सेवा में रहते हुए 60 साल में, 62 साल में, 65 साल में जो सेवा निवृत्त हुए, जिन्हें उन्हें अपनी वेतन का आधा पेंशन मिलना चाहिए, अब एक नई बात आ रही कि केंद्र सरकार ने 31/12/2025 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जो 8वें वेतन के साथ उनको जो लाभ मिलेगा उससे वंचित कर दिया। पेंशन में अब उनको लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो फैसला दिया था उसको एक गलत तरह से व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक भी लगाई है। भारत ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/7/2015 को सिविल संख्या जो है 1123/2015 में एक फैसला दिया गया और ये ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें न्यायाधीशों की पीठ ने जो है वो ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पेंशन एक अधिकार है और इसका जो है भुगतान सरकार को की इच्छा पे नहीं है। ये आपको पेंशन नियमों में के तहत आपको व्यक्ति को उतनी पेंशन देनी होगी। पर ये चूंकि एक तरह का आदेश आया तो इससे पेंशनधारी जो हैं वो नए पे कमीशन से वंचित रहने को त्रुटिपूर्ण निर्णय मानते हैं और इसकी वो आलोचना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। तो मोदी सरकार की जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, उनके अनुसार पेंशनधारियों पर महंगाई का प्रस्ताव नहीं पड़ता है। निर्णय में यह स्वीकार किया गया है कि पेंशनर का पुनरीक्षण और वेतनमानों का पुनरीक्षण अविभाज्य है और ये भी पीठ ने यह भी दोहराया कि पुनरीक्षण के बाद मूल पेंशन किसी भी स्थिति में संशोधित वेतनमान से न्यूनतम जो बैंड है उसमें 50% से कम नहीं हो सकती। अब सवाल है कि जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी के प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए रहता है कि वो रिटायर्ड होंगे तो उनको पेंशन मिलेगी, अब मगर 8वां वेतनमान से पेंशन नहीं मिलेगी। अब मैं बात कर रहा था बुजुर्गों की, तो रायपुर में एक डेफोडिल स्कूल है जो जिसके कहने जी संचालक मिनहाज असद जो बड़े रंगकर्मी है, उन्होंने अभी पिछले दिनों अपने स्कूल में एक पेरेंट्स डे जिसको कहने जो बुजुर्ग अभिभावक हैं जिसमें दादा दादी नाना नानी हैं, इनको उन्होंने अपने स्कूल में बुलाया और उनका वहां पर उनसे बातचीत भी करवाई बच्चों से। बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए, बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सबका मानना है कि बुजुर्गों के पास अनुभव का खजाना होता है, उसके बिना पारिवारिक और संस्कार के जो मूल्य की कल्पना अधूरी है। तो ये स्कूल में जो कुछ हुआ, चलिए मैं इसके वीडियो आपके साथ साझा करता हूँ, आप देखिए कि स्कूल किस तरह से पहल करता है और वहाँ जो बुजुर्ग आए थे उन्होंने किस तरह की अपनी अभिव्यक्ति दी। वो अपने आप में बहुत मार्मिक और जो लोग इसको समझ रहे हैं उनको रिश्ते की दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चों के क्या संबंध है, किस तरह उनकी जरूरत है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। तो ये मेरा पोता है, बेटी का बेटा पोता है। इन्होंने मुझे प्रेरित किया फिर नाना जी आप आकर के हमारे कार्यक्रम में देखिए सब क्या होता है। तो वास्तविक हम अपनी जिंदगी में तकनीक हमारे स्कूलों में नहीं बनाए हैं। हम विद्यार्थी थे तो उस समय भी नहीं थे, तो मैं देख करके यहाँ और सुन करके समझ रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ जिन बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात मेरे लिए आती है कि प्यार, प्रेम, ये परिभाषा सीखते हैं बच्चे यहाँ। और मैं धन्यवाद इसके लिए प्राचार्य को, टीचर स्टाफ को ये देना चाहता हूँ। इस प्रकार के संस्कार आपने बच्चों में मैं इसमें ऐसे चाहती हूँ जैसे आप अच्छे बड़ों लोगों को मंगवा के, दादी दादा लोग को मंगवा के बहुत हमारी इज्जत किए और बहुत अच्छा फंक्शन किए और बहुत अच्छा लगा। और पोता पोती और बहुत ज़्यादा मीठे लगते, अपने बच्चों को भी पोता पोती में बहुत प्यार रहता है। यह सुखदेव की दादी लोग अच्छा सुखदेव सब मैडम लोग हमारे बच्चों के समय फिर आया, उसमें प्राइवेट स्कूल अभी खुलने चालू हुए, उसमें भी इंग्लिश मीडियम नहीं हो पाता था। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना चालू किया गया। हम बोले चलो हम नहीं पढ़े हैं तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं सही, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे,
शुरू से पढ़ना चालू करें कम से कम में तो कुछ तो इंग्लिश सीखेंगे, इसलिए अपने बच्चों को वैसे डालें। आज हमारा नाती इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक हैं, तो भारत सरकार ने उनके भरण पोषण के लिए और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया। यह अधिनियम जो है बच्चों को माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी देता और प्रत्येक जिले में कम से कम 150 गरीब बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाने की का इसमें प्रावधान भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में अधिनियम के तहत पेंशन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं को लागू करने के लिए भी बार बार निर्देश दिए हैं, पर अभी तक ये बात नहीं हुई है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन ये राशि इतनी कम है कि उससे उनका पूरा नहीं पड़ता है। बाजार में महंगाई बढ़ रही है, बुजुर्गों को देखने के लिए बच्चे उस तरह से लालायित नहीं है या उनके भीतर वो भावना, संवेदना खत्म हो गई है। तो जो बुजुर्ग हैं वो चाहे कई कई बीमा योजनाओं में, आयुष्मान योजनाओं में, अस्पतालों में, पर जिस तरह से उनकी केयर होनी चाहिए वो नहीं होती। पर कुछ राज्य जैसे केरल में बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं जो पूरे देश में एक समान नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना में बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ में ले जाया जा रहा है। अब मैंने जैसा कहा कि केरल में एल्डर फ्रेंड सिटी जो है, फ्रेंडली सिटी बनाने की बात हो रही है, जहाँ पे बुजुर्गों के लिए सुरक्षित जो है समावेशी और सुविधाजनक माहौल रहेगा। एक प्रारंभिक रूप से वहाँ पर जो है वो लोग कोची और उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी इस तरह की प्रयास हुआ है, जिसमें इनके लिए सुलभ बुनियादी ढांचा, रैंप, लिफ्ट, बुजुर्गों के लिए अनुकूलित सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, तो ये सारी सुविधाएं जो है वहाँ देने की कोशिश हो रही है। मोबाइल इकाइयाँ भी रखी जा रही, क्योंकि बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है। अभी जिनके पास पैसा, हमने कोविड के बाद देखा कि अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग होता है तो घर में ही अस्पताल का सेटअप हो जाता है और इस तरह की सेवाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये एक तरह का सोच है। पर हम विदेशों से यदि कंपेयर करेंगे अपने देश की सुविधाओं का, तो हमारे देश में जो है वो सुविधाएं बहुत कम है बुजुर्गों के लिए। और जो बुजुर्ग हैं उनके पास संकट ये है कि वो कहाँ जाएं। अगर बच्चे छोड़ देते हैं तो वृद्धा जो आश्रम है वहाँ संसाधनों की कमी है, खराब प्रबंधन है, अमर्यादित कर्मचारी हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो ये कतई नहीं है कि आप करें क्या। तो बुजुर्ग जो है बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि अब उनकी उपयोगिता खत्म हो गई। और मैं WHO की बात करूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत में जन्म के और का जो औसत वो जो आयु है 69.6 वर्ष है। इसमें पुरुषों की जो आयु है 68 और महिलाओं की आयु जो है 71 ईयर है। मतलब हम ये मानते हैं कि हमारे देश में अब बड़े पैमाने पे हेल्थ सुविधाएं और हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस है, तो जो उम्र है मृत्यु की वो बढ़ रही है। 1970 की बात करें तो 47.7 जो है ये आयु थी। और ये श्रीलंका में 74 है, चीन में 75 है, और बाकी पड़ोसी राज्यों में भी जो बुजुर्गों की जो आयु है वो ज्यादा है। सबसे ज्यादा आयु जो है पूरी दुनिया में जापान में। पर अगर हम स्विट्जरलैंड, स्वीडिश जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पेंशन है, बुजुर्गों को अधिक जो स्वायत्ता देती है। स्विट्जरलैंड में तो उच्च जीवन मूल्य जो है वो बहुत ऊपर है, बुजुर्गों के साथ उनकी सुरक्षा और खुशहाली को लेकर जो है वो उच्च स्थान पर है। तो अब ये सवाल ये है कि हम बुजुर्गों के लिए क्या कुछ करेंगे। पर उससे अलग बात है, सरकार जो सुविधाएं करेंगी, जो वृद्धाश्रम बनाएगी, पर जिनके माता पिता हैं, जिनके परिवार में आस पड़ोस बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या वो व्यवस्था कर रहे हैं? क्या वो डे केयर सेंटर या मोबाइल यूनिट के संपर्क में हैं, या वो खुद ही अपने साथ अपने बुजुर्गों को रख रहे हैं? तो ये औसत आयु कनाडा में जो है 82 वर्ष है और जापान में ये 84 वर्ष है। ये एवरेज है। हो सकता है इसमें कुछ लोग 90 साल भी जीते हैं, कुछ 100 के आसपास भी पहुंचते हैं। तो ये विदेशों में जो है वो बहुत सारी निजी और मेडिकेटेड जो सुविधाएं हैं वो वहाँ उपलब्ध है, हर आदमी का बीमा है। हमारे देश में जो है अभी भी उस तरह की सुविधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम बुजुर्गों की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमको लगता है कि हमको अपने जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास अनुभव का एक संसार और जिन्होंने हमको कभी
जब हम हताश थे, निराश थे, तो हमारा हाथ पकड़ के हमको उन्होंने आगे बढ़ाया। अब युवा पीढ़ी को ये चाहिए कि वो यूज एंड थ्रो से निकले और अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करे जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया, क्योंकि ये ना भूलें कि जो कल आज जवान है वो कल बूढ़े होंगे, उनकी भी उम्र होगी, शरीर भी उनका जवाब देगा और उनके बच्चे वो देखेंगे कि अगर हमारे माता पिता अपने माता पिता की चिंता नहीं करते हैं तो वो इनकी भी चिंता नहीं करेगी। हम कितने ही एल्डर फ्रेंडली सिटी बना लें, पर जब तक घर के बुजुर्गों को घर के लोग नहीं देखेंगे तो फिर उनकी देखभाल उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल ये सब जगह होना चाहिए कि आप बुजुर्गों के लिए बेहतर से बेहतर सेंटर बनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हों, आवागमन उनके लिए आसान हो। तो उम्र बढ़ रही है पर संवेदनाएं घट रही हैं, तो हमको संवेदनाओं को बढ़ाने की जरूरत है और रिश्तों में एक गर्माहट होनी चाहिए। और जो बच्चे स्कूल में जिस तरह बच्चे अपने बुजुर्ग के साथ और बुजुर्ग बच्चों के साथ जो जिस तरह की अभिव्यक्ति दे रहे थे, उस तरह की अभिव्यक्ति की बहुत जरूरत है। वरना क्या होगा कि बुजुर्ग अपने घर में बैठे रहेंगे, माता पिता, जवान माता पिता बच्चे के साथ रहेंगे और दोनों ही नौकरी करते हैं तो डे केयर में भेजेंगे या कहीं और कोशिश करेंगे, पर बच्चों को जो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी संस्कार हैं, वो उससे वंचित रहेंगे। और बुजुर्ग एक तरफ घर में पड़े रहेंगे, बच्चे जो हैं वो अलग अलग कमरों में रहेंगे, माता पिता अपने काम में व्यस्त रहेंगे। तो यदि हमारे भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता था हमारा संयुक्त परिवार और एक दूसरे की चिंता करना, उसके प्रति हमको सोचने की जरूरत है। नमस्कार।